स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया परेशान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, AI बबल है और उसके साथ साथ बहुत सारे जॉब्स जा सकते हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है, उत्तर प्रदेश एक अलग प्रकार का रिकॉर्ड बना रहा है। हमारे यहाँ शिक्षक, सरकारी शिक्षक एक अलग वर्ग है जिसकी ड्यूटी कभी SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लगा दी जाती है, वोटर लिस्ट के काम में लगा दी जाती है, कभी जनगणना में, कभी स्वच्छता सर्वेक्षण में, कभी पल्स पोलियो अभियान में और यहाँ तक कि कभी कभी मिड डे मील के चावल और बर्तनों के हिसाब में भी वे काम करते हैं। भारत में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का रूटीन देखिए। सुबह जब वो घर से निकलता है तो उसे पता नहीं होता है कि उसे ब्लैक बोर्ड पर क ख ग सिखाना है या फिर गांव के गलियों में घूमकर योजनाओं का सत्यापन करना है। और हम और आप इस व्यवस्था के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अब इस बात पर हैरानी नहीं होती है। हमें लगता है ठीक ही तो है, सरकारी नौकरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। और सरकारी शिक्षकों के बारे में एक इमेज बना दी जाती है कि वे वैसे भी कोई काम करते नहीं। अब उत्तर प्रदेश के बरेली से जो खबर आई है उसने इस नॉर्मल मान ली गई व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि इस बार मामला चुनाव का, मतगणना का या वेरिफिकेशन का नहीं है। इस बार आदेश है 100 क्विंटल भूसा लाने का। भूसा, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पशुओं का, मवेशियों का चारा होता है। और सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल है, न्यूज़ का लिंक मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। शिक्षक संगठन सड़कों पर हैं और देश के बौद्धिक गलियारों में एक बहस चल रही है कि क्या हमारे शिक्षक सिर्फ कागज़ों पर गुरुजी बने हुए हैं, क्या प्रशासन उन्हें मल्टीपर्पज़ ऑल इन वन सरकारी मजदूर मान चुका है। तो आइए आज इसी कड़वे सच का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। तो हुआ क्या है, पहले डिटेल में मैं आपको बताता हूं। मामला यूपी के बरेली का है, जहां एक बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर एक टारगेट सेट किया गया है। टारगेट क्या है? आवारा और निराश्रित पशुओं के लिए जो सरकारी गौशालाएं बनाई गई हैं उनके लिए चारे यानी कि भूसे की व्यवस्था करनी है। और इसके लिए बाकायदा ब्लॉक वाइज लक्ष्य तय किए गए हैं 100 क्विंटल के, कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी। अब आप खुद एक पल के लिए अपने आप को उस टीचर की जगह रखकर देखिए, उस शिक्षक की जगह रखकर देखिए। आप अपने क्लासरूम में न्यूटन का नियम या कबीर के दोहे पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और अचानक आपके हाथ में एक सरकारी फरमान आता है कि जाइए गांव-गांव जाकर भूसे के ट्रैक्टर का इंतजाम कीजिए। शिक्षक भड़क गए, उन्होंने कहा कि साहब हम कहरा सिखाएं या फिर भूसा जुटाएं। बात भी सही है, लेकिन आप इस पूरे विवाद को सिर्फ भूसे के चश्मे से देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ भूसे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस प्रशासनिक सोच की है जो शिक्षा को इस देश में सबसे आखिरी प्राथमिकता मानता है और उसके बाद विश्वगुरु बनने का दावा भी करता है। तो आइए थोड़ा सा ग्लोबल और नेशनल डेटा पर नज़र डालते हैं। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं ना, फिनलैंड हो, जापान हो, सिंगापुर हो, वहाँ शिक्षक के समय को प्रोटेक्टेड टाइम कहा जाता है, यानी कि उस समय पर सिर्फ और सिर्फ छात्रों का अधिकार है। वहाँ डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग से एजेंसियाँ हैं, सर्वे के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ शिक्षक सबसे सस्ता और सबसे आसान जरिया होता है। प्रशासन को जब भी लगता है कि उसके पास मैन पावर की कमी है, वह सीधे शिक्षा विभाग की तरफ रुख करता है। क्यों? पहला कारण यह है कि शिक्षक हर गांव, हर गली में मौजूद हैं। दूसरा, वे शिक्षित भी हैं और अकाउंटेबल भी हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि वे बिना ज़्यादा सवाल किए आदेश मानने को मजबूर हैं। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा यह हो रहा है कि एक तरफ भारत सरकार निपुण भारत मिशन चला रही है, नई शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी की बात की जा रही है, संसद में बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं कि हम भारत को ज्ञान की महाशक्ति यानी कि नॉलेज सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि विभिन्न सर्वेक्षण जैसे ASER की रिपोर्ट बार बार चिल्लाकर कह रही है कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहा है और इसे हम भारत में लर्निंग क्राइसिस के तौर पर जानते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे खुद यह बताइए कि क्या जो शिक्षक खुद प्रशासनिक बोझ के तले दबा हुआ हो वो बच्चों का लर्निंग आउटकम सुधारेगा तो सुधारेगा कैसे? अब इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आलोचना करने नहीं आए हैं।
उत्तर प्रदेश के निराश्रित जो गोवंश हैं, जो आवारा पशु हैं, उन पशुओं की समस्या एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है। खेतों की फसलें बर्बाद होती हैं, किसान परेशान होते हैं। सरकार ने इस समस्या को निपटने के लिए हजारों गौशालाएं बनवाई हैं। यह एक बहुत सकारात्मक कदम है, लेकिन गौशाला बना देना आधा काम है। सबसे बड़ी चुनौती है उनका संचालन। उनके लिए चारा, पानी, रखरखाव का बजट, ये सब कहां से आएगा? बरेली प्रशासन भी शायद इसी व्यवहारिक समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। उसके सामने चुनौती थी कि पशुओं को भूखा नहीं मरने देना है। लेकिन प्रशासन का इरादा बिल्कुल सही हो सकता है, उसका तरीका 100% गलत है। अगर गौशालाओं को चारा चाहिए तो पशुपालन विभाग है, स्थानीय नगर निकाय हैं, ग्राम पंचायतें हैं, मनरेगा का फंड है। आप एक समस्या को सुलझाने के लिए ऐसी दूसरी समस्या को जन्म नहीं दे सकते जो सीधे देश के भविष्य यानी कि देश के बच्चों से जुड़ी हुई है। अब यहां पर समझिएगा कि भले ही यह इरादा गलत हो, तरीका गलत हो, लेकिन हमें और एक गहरी बात को समझना चाहिए। गहरी बात यह है कि बरेली का विवाद शायद कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। शिक्षक भूसे का इंतजाम भी करवा ही देंगे, भूसा जुट जाएगा, गौशालाओं का भी काम चल जाएगा और इसके बाद जो सवाल यह घटना छोड़कर जा रही है वह केवल इतना नहीं है, वह इससे काफी बड़ा है। सवाल यह है कि हम एक समाज, एक राष्ट्र के रूप में अपने शिक्षकों को किस नज़र से देखते हैं। क्या वे हमारे बच्चों के भविष्य निर्माता हैं या फिर वे सिर्फ एक प्रशासनिक टूल हैं जिन्हें जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए, एक शिक्षक के हाथ में चौक और किताब की जगह भूसे की लिस्ट थमाई जाती है तो नुकसान केवल सरकार का या किसी सरकार का नहीं होता। वास्तव में नुकसान उस गौशाला का भी नहीं होता है, नुकसान उस आखिरी बेंच पर बैठे बच्चे का होता है जो सुबह इस उम्मीद में स्कूल जाना चाहता है कि शायद गुरुजी कुछ नया सिखाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि भारत सच में विश्व गुरु बने तो सबसे पहले हमें अपने गुरु को सिर्फ शिक्षक रहने देना होगा। उन्हें प्रशासनिक सुविधा का जरिया बनाना बंद करना होगा। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से पूरी तरह से मुक्त किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसको अगर जब आप कमेंट करते हैं तो आपकी आवाज़ निश्चित तौर पर नीति निर्माताओं तक पहुंचती है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस वक्त हमारे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं और उसके साथ साथ हम स्टार्ट स्मार्ट ऑफर भी चला रहे हैं। चूँकि हमने अपने पूरे बैचेस को रीडिज़ाइन किया है यूपीएससी के नए फ्रेमवर्क के हिसाब से, जिसके हिसाब से आपने देखा होगा इस बार का पेपर आया है, इसलिए हमने स्मार्ट मॉडल लॉन्च किया है और उस स्मार्ट मॉडल पर हमारे नए बैचेस में आपको 50% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और ये पूरी क्लासेस में आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस दी जाएंगी, मेंटोरशिप दी जाएगी, असेसमेंट का एक पूरा मॉड्यूल होगा, रिवीजन का एक पूरा मॉड्यूल होगा और टेस्ट का एक पूरा मॉड्यूल होगा। तो देर मत कीजिए, अंतिम तिथि 31 मई है इस बैच में जुड़ने की। कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।